हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर में बेसिस और डायमेंशंस के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले एक लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो, मेरे पास ये वेक्टर है, एन वेक्टर्स है, v1 v2 अप टू vn। एन वेक्टर है, लेकिन एक चीज देखने की चीज है कि इसके कंपोनेंट में भी एन ही एलिमेंट है, एक दो अप टू एन। तो ये मेथड तभी लगेगा इफ क्या कि वेक्टर्स एन होने चाहिए, लेकिन हर वेक्टर के कंपोनेंट भी एन ही होने चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। पर जो इंडिपेंडेंट होने वाला है उसमें ऑलवेज इस तरह का इन जनरल रहता है। तो हमारे पास ये एन वेक्टर्स हैं, और अगर स्टूडेंट्स ये डिपेंडेंट होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे, तो क्या होता है कि वहां पे फील्ड से एन स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, अल्फा वन अल्फा टू सो सो अल्फा एन। और वो वेक्टर्स जो जो स्केलर्स है वो सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, नॉट ऑल जीरोस, बिकॉज लीनियर डिपेंडेंट है। और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या? अल्फा वन बी वन अल्फा टू बी टू सो अल्फा एन बी एन इक्वल टू जीरो वेक्टर आना चाहिए। दिस इज जीरो वेक्टर। ओके। उसके बाद हमने जस्ट इनकी कंपोनेंट्स पुट कर दिए, तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई, पहले कंपोनेंट से, दूसरे कंपोनेंट से, तीसरे कंपोनेंट से। तो इस तरह से जितनी हम देखेंगे, जितने हमारे पास अननोन्स है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन, जितने हमारे पास स्केलर्स हैं उतनी ही हमारे पास इक्वेशंस हैं। हमारे पास एन स्केलर्स हैं और एन इक्वेशंस हैं। ठीक। और इन इक्वेशंस का अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो सभी की राइट हैंड साइड जो है जीरो है। ठीक है, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो। तो इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं होमोजेनियस। ठीक है, सो दिस इज होमोजेनियस। और इतना हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो होमोजेनियस सिस्टम है, इसमें ये जो अल्फा वन है, अल्फा टू है या अल्फा एन है, ये सारे जीरो नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब इस सिस्टम के पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होने वाला है। नॉन ट्रिवियल माने तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर देता हूँ। पहले ये देखो कि अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, और एक सिस्टम ले लिया मैंने थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। कैसा सिस्टम है ये? होमोजेनियस है। ठीक। अब इस सिस्टम की इक्वेशंस, इसके जो इक्वेशंस हैं, उनको कौन सा एक ऐसा सॉल्यूशंस होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे? सॉल्यूशन माने तो एक्स की और वाई की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक। और स्टूडेंट, एक जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो और वाई की दूसरी जीरो, अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ऑलवेज ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या इसको छोड़ के भी कोई सॉल्यूशन है इसके पास क्या? तो आपको ये क्लियर हो गई कि होमोजीनियस सिस्टम के पास, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज इज देयर। ठीक। अब नॉन ट्रिवियल होगा कि नहीं होगा तो कैसे चेक करेंगे?
इज वेरी डिफिकल्ट वर्क कि हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू पुट करें, तो जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे x की एक वैल्यू ट्राई करूं 2 और y की कर दिया -1, तो 2 पुट करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा 2 और यहाँ पे -2 और 0 हो गया। ये तो जो सोल्यूशन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दूसरी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा 3 2 जा 6 और यहाँ बनेगा -y, तो 6 - 1 5, 5 = 0 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। और ट्राई करेंगे, करते चलेंगे करते चलेंगे, तो इट इज वेरी हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको। तो इसका एक सीधा सा तरीका है कि आप क्या करो, इसके जो डिटर्मिनेंट है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो आप। यहाँ पे क्या है 1 1 2 एंड 3 1, इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बना 1 - 6, 3 2 6, तो इट इज -5। सो इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसके पास कोई भी दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। इसके पास एक ही सॉल्यूशन होने वाला है, दैट इज x = 0 एंड y = 0, और कुछ होने वाला ही नहीं है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे जैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकालेंगे तब भी हम इसको यूज करेंगे। ठीक, तो ये बड़ा एक तरीका है कि अगर आप डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट लो, अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो उसके उस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा ही नहीं, अगर नॉन जीरो आता है तो। अब जैसे कोई ऐसा सिस्टम बताओ जिसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो ये देखो x + 2y, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक 2x + 4y। अब इसका ऑब्वियस है एक सॉल्यूशन तो x = 0 है, y = 0 है, और यहाँ पे x = 2 और y = -1। आप चेक करके देख लो, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 0 = 0 आ गया, इसको पुट करेंगे 2 2 जा 4, 4 - 4 = 0। तो ये जो सॉल्यूशंस है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस होमोजेनियस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अब डिटर्मिनेंट इसका डेफिनेटली 0 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, ये देखो 1 2 2 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 - 4 0, तो 0 आए तो डेफिनेटली इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास, ये होमोजेनियस है। दिस सिस्टम इज होमोजेनियस। अब इस सिस्टम के पास एक सोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या है, α1 = 0, α2 = 0, सो α n = 0। ये सोल्यूशन तो है ही है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद दिस, क्योंकि हमने क्या बोल रखा है कि ये वेक्टर जो है वो क्या है, लीनियर डिपेंडेंट है, तो सारे जीरो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, इसके कोएफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वही लिखा देखिए, above इक्वेशन हैव नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल भी बोलते हैं, if only if the determinant of its coefficient matrix is 0। तो इसके coefficient matrix का डिटर्मिनेंट जो वो 0 आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। तो अब इसका हम ट्रांसपोज भी कर ले तब भी, क्योंकि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही रहती है, अगर उसका हम ट्रांसपोज करें तब भी डिटर्मिनेंट सेम ही रहेगा मैट्रिक्स का। तो यहां से एक हमारे पास रिजल्ट बन गया
कि ये वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट होंगे अगर, तो सीधा उसके कंपोनेंट, ये पहले वेक्टर के कंपोनेंट लिख दो, ये दूसरे के लिख दो, ये तीसरे के लिख दो। हर इक्वल टू जीरो आता है तो लीनियर डिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियर इंडिपेंडेंट। जीरो नहीं आएगा तो लीनियर इंडिपेंडेंट। पर ये मेथड कब वर्क करेगा? ये मेथड तो तभी वर्क करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट तो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है ना। तो इसका मतलब जितने वेक्टर्स होने चाहिए उतने ही हर वेक्टर के कंपोनेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे ये वेक्टर्स है, मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं और हर वेक्टर के कंपोनेंट भी तीन ही। अगर हमने इसको चेक करना ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 1 2 -3, 1 -3 2, 2 -1 5, इसको चेक कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट जो पक्का जीरो नहीं आएगा क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली क्या आने वाला है इसका, इसका डेफिनेटली डिटर्मिनेंट जो वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो दैट विल बी माइनस, इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करें तो हमारे पास बन गया ये वन, और इससे खोल देंगे तो कितना बन गया -15, एंड दिस इज +2, और -2 5 एंड 2 2 4, -3 -1 and +6. So what is this? It is -13, and it is 5 -4, 1 -2, and यहाँ पे -5 and -15. So it is -30, and that not equal to 0. So this is not linear independent. तो अगर आप बोलें कि ये क्वेश्चन ऐसे बड़ा क्वेश्चन आता है और आप इस तरह से करते हैं, तो थोड़ा सा इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि आपने थोड़ा सा अपने यहाँ पे ले लेना है कि लेट α1 α2 सो α3, तीन ही लेने हैं, बिलोंग्स टू एफ, फील्ड से ले लिए हमने। फील्ड यहाँ पे क्या है आर, ये हमने वेक्टर ले लिए सच दैट α1 v1, v यहाँ पे u है, u, α2 v एंड α3 w इज इक्वल टू 0। सो जब इसको आप पुट करेंगे देन व्हाट यू गेट, यू गेट 1 2 -3 and α2 1 -3 2, and α3 w है हमारे पास 2 -1 5, लाइक दिस। सो जब हम इसको कंपेयर करेंगे व्हाट वी गेट α1 प्लस α2 प्लस 2α3 इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकेंड कंपोनेंट 2α1 -3α2 एंड -α3 इक्वल टू 0। फिर -3α1 प्लस 2α2 5α3 इक्वल टू 0। तो ये बन गया वो आपका सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं, 1 1 1 1 2 2 -3 -1 -3 2 5 α1 α2 α3। ठीक,
हम यहाँ पे लिख बोल देंगे दिस सिस्टम will have trivial solution if determinant is not equal to 0. डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपके पास 1 1 2 2 -3 -1 -3 2 5, ये आपके पास कितना है -30 है। यही किया हमने, देखो बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो कंपोनेंट हमने ये लिखे हैं वो आपके पास हॉरिजॉन्टल में दिख रहे हैं, ठीक। वैसे ऐसे तो ट्रांसपोज में फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स वाई नॉन ट्रिवियल है, तो इसका मतलब नॉन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब अल्फा भी 0 होगा, ट्रिवियल का मतलब क्या होगा, अल्फा भी 0, अल्फा 2 भी 0, अल्फा 3 भी 0, बाकी और कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। तो जो आपने 3 स्केलर लिए थे वो सारे के सारे 0 हो गए। अगर 0 हो गए तो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये तरीका भी है एक जो आज हमने डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू द बेसिस। तो बेसिस क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके इसके ऊपर पूरा लीनियर अलजेब्रा डिपेंड करता है और डायमेंशंस। तो स्टूडेंट बेस का मतलब जैसे हो गया कि एक तरह से किसी भी स्ट्रक्चर की नींव जिसके ऊपर पूरा वेक्टर स्पेस डिपेंड करती है। और एक वेक्टर स्पेस की बहुत ज़्यादा बेसिस हो सकती हैं। तो पहली जो कंडीशंस है हमारे पास कि हम वेक्टर स्पेस में तो बहुत ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक वेक्टर स्पेस के पास बहुत ज़्यादा वेक्टर स्पेसेस होंगे। तो हमने बेसिस में एक बेस लेना है तो एक उनमें से कुछ वेक्टर उठाएंगे वी से। तो वेक्टर जो उठाएंगे उसको हमने देखो यहाँ पे क्या मान लिया, एक वेक्टर स्पेस ले लिया हमने वी और एक सबसेट ले लिया वी, सबसेट बी ऑफ ओ वी इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वी। तो ये वी जो है जो सबसेट है ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है और ये हमने एक इसका छोटा सा सबसेट ले लिया वी। तो ये वी जो है वो कैपिटल वी का ये सब बेसिस कब बनेगा, पहली कंडीशन ये जो बी है ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि लीनियर स्पैन ऑफ बी जो है वो वी के बराबर आना चाहिए। लीनियर स्पैन की पहले हमने वीडियो में डिस्कस करा है। तो लीनियर स्पैन ऑफ बी का मतलब क्या कि B linear span of B is a V, nothing but it is a all the linear combination of elements of B। B के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पॉसिबल सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं लीनियर स्पैन ऑफ बी। और वो लीनियर स्पैन ऑफ बी जो है अगर वो वी के बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि जो वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ वी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी। कोई भी एलिमेंट हम लें तो वो बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये इसका बेसिस है। तो ये काफी अगर थोड़ा सा अगर आप पीछे जो पढ़ा है उसके ध्यान से सुना होगा तो आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि किस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन हर एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक दो रिमार्क्स हैं हमारे पास। तो पहली बात देखो, लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट होने के लिए किसी भी बेसिस में जीरो वेक्टर नहीं होगा।
जीरो वेक्टर, क्योंकि जीरो वेक्टर जिस भी सेट में होता है वो ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो जीरो वेक्टर कैन नॉट बी इन बेसिस। बेसिस में कभी भी लीनियर जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जैसे ही वो बेसिस बी जीरो वेक्टर होगा तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा। हमें चाहिए इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि जो लीनियर स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट होता है, लीनियर स्पैन ऑफ फाई जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, लीनियर स्पैन ऑफ फाई इज जीरो, और फाई इज ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट। तो आपने ये दिमाग में रखना है कि फाई इज ए बेसिस ऑफ जीरो। ठीक, तो कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि एक खाली वेक्टर है जीरो और उसका जीरो का बेसिस जीरो ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि जीरो जिस भी सेट में होती है वो ऑलवेज हम उसको डिपेंडेंट मानते हैं। तो इट मीन दैट जीरो इज नॉट बेसिस ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो का बेसिस जो है वो फाइव होगा। ये दो तीन चीजें आपने दिमाग में रखनी है। अब स्टूडेंट हम बात आ जाते हैं बेसिस के ऊपर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड वेक्टर्स में बात कर रहा था कि दीज आर द स्टैंडर्ड वेक्टर्स ऑफ आर क्यूब। ये तीन वेक्टर्स हैं, ये किसके हैं, ये V3 या आर क्यूब का ये सबसेट है। तो क्या ये जो सेट है क्या ये बेसिस बनाएगा क्या? तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करने का आपको तरीका बता दिया कि तीन वेक्टर्स हैं, तो सीधा इसका क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट ही निकाल लो आप। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, वन, इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये वेक्टर्स हो गए लीनियर, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी चीज कि कोई भी एलिमेंट अगर हम इसमें से लेते हैं तो वो वी थ्री से लेते हैं तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहिए। मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि लीनियर स्पैन ऑफ बी जो है वो V3 के बराबर है। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। V3 भी होता है, कई बार हम इसको आर क्यूब भी लिख देते हैं। ठीक है, तो उसका भी एक ही मतलब है। तो हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो ये तो हमें पता ही है कि जो लीनियर स्पैन ऑफ बी है दैट विल बी सबसेट ऑफ V3 ऑफ आर। क्यों? दिस इज वी नो। क्यों होगा ये? क्योंकि देखो लीनियर स्पैन ऑफ बी में क्या होता है, लीनियर स्पैन बैन में सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक, किसके कॉम्बिनेशन, बी के एलिमेंट के, और बी के एलिमेंट कहाँ से आए, V3 से आए। तो जो भी एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो वेक्टर स्पेस के बाहर तो जाएगा नहीं वो। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है आर क्यूब, आर क्यूब बोल लो या B3 बोल लो। अब यहाँ पे ये B3 है, कि तीन कंपोनेंट वाला ये B3 है। इसके जितने मर्जी लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें हम, वो इसके बाहर तो कभी जाएगा, यानी वो इसके अंदर ही रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन इसके अंदर ही रहेंगे, वो कभी बाहर नहीं जाएगा। तो इट इज ऑब्वियस। ठीक है, क्यों होगा? बिकॉज ये वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में क्या होगा, इट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक स्केलर मल्टीप्लाई होता है, स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होती है और फिर एडिशन होती है। तो वो अंडर एडिशन भी क्लोज्ड होता है और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड होता है। दैट्स वाई ये कभी बाहर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब दूसरा चीज
हमने इक्वल करना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। नाउ टू प्रूव V3 ऑफ R जो है वो लीनियर स्पैन V का सबसेट होगा, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहां से लेंगे, लेट A, B, C मैंने एलिमेंट लिया V3 से, ठीक है। अब अगर इस एलिमेंट को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी के एलिमेंट की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो ये डेफिनेटली हमारा B3 जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ V का सबसेट बन जाएगा, ठीक। तो ये इसको बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस है ये जो A है, ये B है, ये C है, ये किसके कम एलिमेंट होंगे, R के, क्योंकि ओवर R है, इसकी फील्ड के एलिमेंट R है। वी हैव, देखो A, B, C को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A 0 0 प्लस 0 0 B 0 प्लस 0 0 C लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे A कॉमन ले लेते हैं तो 1 0 0 प्लस 0, यहाँ पे V कॉमन ले लिया 1 0, यहाँ C कॉमन ले लिया 0 0 1। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये तो कंपोनेंट ऑफ B है। सो इट मीन्स दैट ईच, ये किसका एलिमेंट था, V3 का, ईच एलिमेंट ऑफ V3 can be expressed as a linear combination of elements of B। इसका मतलब ये हुआ कि V3 of R is subset of linear combination होगी। तो यही प्रूव करना था। तो ये दोनों चीजें, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, ये भी इक्वल हो गए और साथ में ये इंडिपेंडेंट भी हो गए। तो इट मीन दैट दिस इज बेसिस ऑफ V3। अब क्वेश्चन ये है कि B3 या R3 बोल लो इसको, क्या इसका यही बेसिस होगा और कोई बेसिस नहीं हो सकता क्या, तो आंसर इज नो। इसके पास और भी बेसिस हो सकते हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट तो क्या बोलेंगे बट फाइनाइट भी बोल सकते हो, इनफाइनाइट में भी, क्योंकि इसके पास एलिमेंट ही बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा बेसिस फाइंड आउट हो सकते हैं। उनको हम काउंट नहीं कर पाए, हम ये नहीं बोल सकते कि 10 होंगे 15 होंगे, वी डोंट नो। पर इनको छोड़ के और भी एलिमेंट जो हैं इनको, दे आर द स्टैंडर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस। तो एनालॉजिकली अगर देखा जाए तो हम जो अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये किसका बेसिस हुआ, बेसिस ऑफ R3, ठीक। तो 1 0 0 1 ये बेसिस हो जाएगा R² का। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बेसिस ऑफ R क्या होगा, तो बेसिस ऑफ R होगा 1, 1 इज ए बेसिस ऑफ R, ठीक। तो पर ये इन सारे के सारे, जैसे R⁴ का क्या होगा बेसिस, R⁴ का होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये। So this is the, they are all standard basis, स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक।
अब मैं अगर आपको पूछूं कि मैट्रिक्स है एक, है ना, मैट्रिक्स है मेरे पास 2x2 का, ये है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक, ओवर आर, मतलब इसके जो कंपोनेंट है वो आर को बिलोंग करे। इसका बेसिस क्या होगा? तो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा, इसका स्टैंडर्ड बेसिस होगा 1 0 0 1 0, फिर एक कंपोनेंट ये बना देगा, दूसरा 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ये होगा इसका बेसिस। दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ दिस। तो इस तरह से हम अब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि ये बेसिस किस तरह से होंगे। अच्छा, एक और इस तरह से क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि v ले लिया मैंने 1 0 0 1 1 2 3 0 1 0, तो क्या ये बेसिस है इसका v3 का, v3 ऑफ आर, या आर क्यूब ऑफ आर, ऐसे भी ले सकते हैं इसको, क्या ये इसका बेसिस है? तो क्लियर सी पता लग रहा है ये 4 कंपोनेंट और इसकी डायमेंशन, इसके 3 कंपोनेंट होने चाहिए, तो ये बेसिस नहीं होगा, पर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा बेसिस नहीं है ये। कैसे होगा? अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला तरीका तो चलेगा नहीं, क्योंकि वेक्टर हैं 4 और हर वेक्टर के अंदर कंपोनेंट है 3, तो हमें स्टैंडर्ड तरीका ही अपनाना पड़ेगा। क्या? हमें अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये 4 कंपोनेंट लिए हमने आर से, सच दैट 1 0 0 बीटा 1 1 0 और गामा 1 2 3 एंड डेल्टा 0 1 0 इक्वल टू 0 वेक्टर। ये लीनियर कॉम्बिनेशन लेके अब हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, और सारे जीरो आएंगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन चेक करनी है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो बना आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। दूसरा बना ये भी 0, यहाँ बीटा, सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे ट्वाइस ऑफ गामा एंड डेल्टा इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन तो आएगी आपके पास 0, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से भी 0 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3 गामा प्लस यहाँ से 0, यहाँ अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से गामा क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया। अब गामा को यहाँ पुट करेंगे पहली इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी गामा 0 बना है, तो ये यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। अब अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे डेल्टा एक्स्ट्रा है, इस इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास बीटा क्या बन गया? बीटा बन गया हमारे पास डेल्टा। अब सीधी सी यहाँ से एक सीधी सी बात हो रही है कि हमारे पास अननोन कितने हैं? 3, अल्फा बीटा और डेल्टा, और इक्वेशन कितनी है? 2। तो डेफिनेटली इस सिस्टम के पास क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और यहाँ पे हमें किसी को एक कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लिया मैंने, इसको मान लिया के, मान लिया सपोज कर, तो ये के आया तो अल्फा कितना बनेगा? -k, है ना, क्योंकि बीटा की वैल्यू -k मानी हमने से। तो ये के बना, ये भी आपके पास बीटा हमारे पास के आया और डेल्टा हमारे पास -k आया। तो सारे जीरो नहीं हुए, नॉट ऑल जीरोस, नॉट ऑल जीरोस। सो लीनियर डिपेंडेंट हो गया, तो
दिस कैन नॉट बी बेसिस। ठीक, तो बेसिस के बारे में थोड़ा सा हमने ये डिस्कस करा है। अब एक डेफिनेशन हम लास्ट लिख लेते हैं, दैट इज last definition. You can say what is dimension. So स्टूडेंट, डायमेंशन जो है ना, हमारे पास बेसिस में कितने एलिमेंट हैं वो वेट डायमेंशन होती है। सीधा 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 आंसर इसका। ठीक, तो फाइनाइट डायमेंशंस, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वन, डायमेंशन। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब हुआ कि वेक्टर स्पेस V over F is called finite dimensional or finitely generated if only if there exists a finite subset S of V such that L of S, linear span of S is equal to V। ठीक, तो ये हो गया फाइनाइट डायमेंशनल। इसका मतलब फाइनाइट का मतलब कि जब हम पीछे बेसिस की बात ही कर रहे थे, तो बेसिस में एक सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि लीनियर स्पैन ऑफ बी जो है वो वी के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो एस है वो फाइनाइट होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट एस ऑफ वी सच दैट लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी। इसका मतलब कि अगर इफ देयर एग्जिस्ट नो फाइनाइट सबसेट which generate V, then V is called an infinite dimensional vector space। तो जिस वेक्टर स्पेस को कोई फाइनाइट सबसेट जनरेट कर देगा तो उसको हम फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलेंगे, अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइटली इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर्ड बेसिस और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।